औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरिया स्टैंडर्ड नंबर 35 का ये पार्ट नंबर 4 है और ये इंशाल्लाह इसका लास्ट पार्ट है। हम क्लॉज नंबर 6 कवर कर चुके थे। 7 नंबर क्लॉज है प्रोविजंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये शरिया स्टैंडर्ड भी ये डिस्कस कर रहा है कि व्हाट आर प्रोविजंस, और प्रोविजंस की डेफिनेशन बता रहा है। और हम भी समझ लेते हैं कि शरिया स्टैंडर्ड ने प्रोविजंस की क्या डेफिनेशन बताई है। तो a provision is an amount retained from the uh, reserves of the institution at the end of a financial period। तो और इसका जो पर्पज है, द पर्पज ऑफ रिटेनिंग दिस अमाउंट इज टू प्रिपेयर फॉर पॉसिबल लॉसेस और ऑब्लिगेशन दैट मे अराइज इवन दो देयर एग्जैक्ट अमाउंट इज नॉट येट क्लियरली डिटरमाइंड। तो ये एस्टिमेटेड अमाउंट्स होती हैं और जिसको आप रिटेन करते हैं फ्रॉम रेवेन्यू ऑफ द इंस्टीट्यूशन एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड। तो प्रोविजन वो अमाउंट है जो आप प्रॉफिट में से रिटेन रख लेते हैं और जिसको फ्यूचर के पॉसिबल लॉसेस या पॉसिबल ऑब्लिगेशंस जहाँ पे अराइज हो सकती हैं। और ये चूंकि इवन दो के चूंकि फ्यूचर के पॉसिबल लॉसेस हैं और पॉसिबल ऑब्लिगेशंस हैं, तो इसलिए डेफिनेटली इनकी एग्जैक्ट या प्रिसाइज अमाउंट नहीं होती। ये एस्टिमेटेड होते हैं। ओके। तो हम इसको दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कि अ प्रोविजन इज एन एस्टिमेटेड अमाउंट सेट असाइड फ्रॉम द इनकम टू कवर एक्सपेक्टेड रिस्क और कमिटमेंट। तो फ्यूचर में जो आपको रिस्क या आपकी कोई कमिटमेंट्स हैं जिसके अगेंस्ट पेमेंट करनी पड़ सकती है, तो वो वहाँ पे रिजर्व लाएंगे। पर्पस क्या हो सकता है जी प्रोविजंस का? तो स्टैंडर्ड ने दो पर्पस बताए हैं कि टू रीजंस। फर्स्ट, टू कैटर द probable shortage of assets। तो a provision may be created when there is a possibility that certain asset may not be fully recoverable or may lose value। जैसे कि आप देखते हैं कि अकाउंट रिसीवेबल या इस तरह की चीजें हैं। The word probable means that the loss is definitely not certain, but there is enough indication that it may occur। तो आप किसी न किसी इंडिकेशन की बेस पे डेफिनेटली जो अकाउंट के अगेंस्ट जो रिजर्व रखते हैं, जैसे अकाउंट रिसीवेबल है तो डेज के हिसाब से, ओवर ड्यूज डेज के हिसाब से ये चीजें। दूसरी जो अच्छा, इसकी एग्जांपल क्या है जी? अकाउंट रिसीवेबल है आपका 1 लाख रुपए का जो कि कस्टमर से, आफ्टर रिव्यूइंग द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ सम कस्टमर द इंस्टीट्यूशन बिलीव दैट 10,000 may not be collected। तो therefore the institution may create a provision for doubtful debt of 10,000 to anticipate a possible loss। तो ये क्या हो जाएगी? प्रोविजन हो जाएगी। This provision reduce the reported profit for the period बट प्रिपेयर्स द इंस्टीट्यूशन फॉर द पॉसिबल शॉर्टफॉल। तो इससे डेफिनेटली प्रोविजन से आपका जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो जाता है। ये प्रोविजन लाइक एक्सपेंस जो है वो होता है। टू मीट दूसरे नंबर पे पहली कंडीशन हमने रखी कि पॉसिबल लॉस इन एसेट्स, तो दूसरी है टू मीट इम्प्रिसाइजली डिटरमाइंड और अनफोर्सीन कमिटमेंट्स। तो provision may also be created for commitments or obligation that may arise in the future, but whose amount is uncertain or not precisely known। जैसे those commitments, these commitment may exist, but the exact amount of timing cannot yet be determined accurately। तो इसकी example क्या है जी? Legal case। An institution may face a legal case where it is likely that compensation will be required, but the exact amount is yet not known। If the institution estimate that the possible payment may be around 50,000, it may create a provision of 50,000 to cover his possible obligation। तो फिर हम देखते हैं जी कि प्रोविजंस है, इसकी नेचर क्या होती है? प्रोविजंस आर एस्टिमेट्स, दीज आर एस्टिमेट्स, और दिस मींस दे रिप्रेजेंट एस्टिमेटेड पॉसिबल लॉस है या एस्टिमेटेड ऑब्लिगेशन हुज एग्जैक्ट अमाउंट इज नॉट येट स्पेसिफाइड। तो हमने अकाउंट रिसीवेबल की एग्जांपल ली, यहाँ पे हमने लीगल केस की एग्जांपल ली। बिकॉज प्रोविजंस आर ओनली एस्टिमेट्स, ठीक है ना, द एक्चुअल आउटकम मे बी हायर, लोअर और मे नॉट अकर एट ऑल। तो ये तीनों तरह के आउटकम हो सकते हैं फ्यूचर में, कि आपका जो एक्चुअल उसके ऊपर लॉस है या एक्चुअल जो ऑब्लिगेशन है, लाइबिलिटी क्रिएट हो, वो हायर हो, वो लोअर हो, और ये भी हो सकता है कि ऐसा कुछ हो ही ना।
फॉर दिस रीजन प्रोविजन कैन नॉट रिमेन परमानेंटली फिक्स एंड मे नीड टू बी एडजस्टेड लेटर। तो ये बाद में ना फिर कभी इनका रिवर्सल होता है, कभी इनको बढ़ाना पड़ता है। तो इस तरीके से ये मामला चल रहे होते हैं। वाई प्रोविजन में बी नीडेड टू बी रिवर्स, तो सिंस प्रोविजन आर बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स, तो सरकमस्टांसेस में चेंजेस लेटर, यानी वो जो डाउटफुल डेट है वो भी रिकवर हो गया, केस में आपके हक में फैसला हो गया। तो दीज देयरफॉर द प्रोविजन में नीडेड टू बी रिटर्न टोटली और पार्शली टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जहां से इनको, जिसके अगेंस्ट इनको चार्ज किया गया था, वहीं पे वापस इनको रिवर्स कर दिया जाएगा। द रिवर्सल में अकर इन द थ्री सिचुएशंस, तो स्टैंडर्ड में तीन स्टैंडर्ड सिचुएशन दी हैं जिसमें ये रिवर्स हो सकता है। इफ द डेट इज कलेक्टेड, वो जिस अमाउंट को हमने डाउटफुल या बैड डेट्स के लिए रिजर्व क्रिएट किया था, तो वो क्या हुआ, सम टाइम प्रोविजन इज क्रिएटेड बिकॉज देयर इज अ डाउट about whether a receivable will be collected. However, if the debtor later pays the amount, the expected loss does not occur. Therefore, the provision is no longer required and should be reversed back to the income. इसकी एग्जांपल क्या है जी, अकाउंट रिसीवेबल था 20,000 का, उसके अगेंस्ट आपने प्रोविजन क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट आउट ऑफ उसमें से 5,000 की थी। लेटर कस्टमर पे उसने पूरा 20,000 पे कर दिया, सो देर इज नो लॉस, द 5,000 प्रोविजन मस्ट बी रिटर्न टू द इनकम स्टेटमेंट। तो ये वापस आ जाएगी इनकम स्टेटमेंट में, और जिस साल ये रिवर्स होगी उस साल इतने से आपकी प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा। दूसरा इसमें ये भी वजह हो सकती है जी, इफ द कमिटमेंट इज फुलफिल्ड, अ प्रोविजन में बी क्रिएटेड टू कवर अ पॉसिबल फ्यूचर कमिटमेंट। व्हेन दैट कमिटमेंट इज एक्चुअली फुलफिल्ड द इंस्टीट्यूशन विल नो द एक्चुअल अमाउंट रिक्वायर्ड। तो इसकी एग्जांपल, इफ द लेस obligation if the obligation is less than the estimated provision, the excess amount should be reversed. Example क्या है जी, institution create a provision for legal settlement of 40,000, later dispute is settled, and the institution pay 30,000 only. Since the original provision was larger than required, the remaining 10,000 must be returned to the profit and loss account. तो ये 10,000 का reversal हो गया। If the provision amount is more than necessary, ये थर्ड रीजन हो सकता है रिवर्सल का। Sometime estimate made earlier may turn out to be higher than the actual requirement. If such cases, the excess provision should be reversed partially or fully. Example क्या है जी, institution create a provision for inventory loss of 25,000, or later it becomes clear that the actual loss is only 15,000, inventory loss जो है वो सिर्फ 15,000 का हुआ, तो देयर फोर द एक्स्ट्रा 10,000 प्रोविजन मस्ट बी रिटर्न टू इनकम। तो इसमें देखें की प्रिंसिपल क्या है जी, दी अंडरलाइन प्रिंसिपल इज दैट प्रोविजन आर टेम्पररी एस्टिमेट्स हैं, दे आर नॉट परमानेंट डिडक्शंस फॉर द इनकम है। जिस जब आपने प्रोविजंस क्रिएट की हैं तो वो टेम्पररी तौर पे प्रॉफिट से डिडक्ट हो जाएंगी, लेटर ऑन वो मे बी रिवर्स भी हो सकती है फुली और पार्शली, या वो परमानेंट तब बनेगी जब फ्यूचर में वो एग्जैक्ट अमाउंट कैलकुलेट होके आ जाएगा। Therefore, where the original reason for the provision no longer exists or is smaller than the expected, the provision must be adjusted and returned to the income statement. तो इससे क्या होता है जी, दिस इंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो ये इसके लिए होता है। समरी क्या है जी इस सेक्शन की, कि प्रोविजन आर अमाउंट रिटेन फ्रॉम रेवेन्यू एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड, दे आर क्रिएटेड टू कवर प्रोबेबल शॉर्टेज ऑफ एसेट्स। ठीक है ना, जैसे हमने अकाउंट रिसीवेबल की एग्जांपल देखी। imprecisely determined or unforeseen commitments of the institution, हमने लीगल केस की बात की। provision represent estimate of probable loss or unspecified obligation, not exact liability। unspecified यानी उसकी exact amount अभी specified नहीं है। because they are estimate, provision may later need to be totally or partially reversed or returned to the profit and loss account हो सकती है। this happen when तीन सिनेरियो, डेट इज कलेक्टेड, कमिटमेंट इज फुलफिलमेंट और द प्रोविजन वाज हायर देन द रिक्वायर्ड। अब ये थी कि प्रोविजन को इनिशियली डिफाइन के हम पहले समझ जाएं कि भाई प्रोविजंस होती क्या है, फिर उससे रिलेटेड रूलिंग हो तो हम रूलिंग को समझ सके। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोविजन को समझा। अब है जी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोविजंस, अगेन के उसकी क्लासिफिकेशंस क्या है। तो इसको भी हम देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन सेक्शन में कि ये एक्सप्लेन कर रहा है कि हाउ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोविजंस शुड बी ट्रीटेड व्हेन कैलकुलेटिंग ज़कात। तो ये हमें बता रहा है कि इनको किस तरीके से हमने ट्रीट करना है जब हम कैलकुलेट करेंगे ज़कात। नॉट एवरी प्रोविजन रिड्यूस द ज़का पे, हर प्रोविजन जो है ना वो ज़का बेस में से माइनस नहीं होगी, उसको लायबिलिटी कंसिडर नहीं किया जाएगा। द ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन व्हाट द प्रोविजन रिलेट टू। तो ये देखा जाएगा कि प्रोविजन किससे रिलेट कर दिया। तो दिस स्टैंडर्ड डिवाइड प्रोविजन इनटू थ्री मेन कैटेगरीज। तो इस सेक्शन में उसने तीन को
प्रोविजंस रिलेटेड टू फिक्स एसेट, प्रोविजंस रिलेटेड टू करंट एसेट और प्रोविजंस रिलेटेड टू लाइबिलिटीज, तीन तरह की उसने कैटेगरीज बनाई है। इट आल्सो क्लासिफाई द श्रेया ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट रिलेटेड प्रोविजंस। इंटरेस्ट रिलेटेड प्रोविजंस क्या है कि कुछ आपके ऐसे डेट्स हैं, ठीक है जी, तो उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट है, चाहे वो रिसीवेबल की शक्ल में या पेएबल की शक्ल में है। प्रोविजन रिलेटेड टू फिक्स एसेट, तो इसका रूल क्या है जी 721 के अंदर, प्रोविजंस रिलेटेड टू फिक्स एसेट कैन नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम जकातेबल एसेट, तो ये जकातेबल एसेट से डस्ट नहीं होंगे। वाई? कि fixed asset themselves are not subject to zakatable, therefore any provision connected to them cannot reduce the zakat base, तो इन इन इनको आप zakat base में से माइनस नहीं करेंगे। एग्जांपल क्या है जी, बिल्डिंग्स है, मशीनरी है, व्हीकल्स है, ऑफिस इक्विपमेंट्स है, तो दे आर दीज एसेट आर प्रोडक्टिव एसेट नॉट ट्रेडिंग एसेट, तो ये फिक्स एसेट है। तो इसकी एग्जांपल भी ये है, फैक्ट्री की बिल्डिंग है और आपने 1 लाख की प्रोविजन क्रिएट की है, since the building itself not part of the zaka asset, शुरू में जब आपने जका के अंदर एसेट की कैलकुलेशन की तो उसमें ये 2 मिलियन की जो बिल्डिंग है इसको ऐड नहीं किया, तो बाद में जिसकी जो प्रोविजन है उसको भी माइनस नहीं करेंगे। दूसरी है जी प्रोविजंस रिलेटिंग टू करंट एसेट। अब करंट एसेट के अंदर इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, कैश है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये सारी चीजें हैं, तो दीज आर जकातेबल एसेट है। तो यहाँ पे क्या है जी, प्रोविजन रिलेटेड टू करंट एसेट कैन नॉट बी डिडक्टेड एज लाइबिलिटीज व्हेन कैलकुलेटिंग जका। अब यहाँ पे भी ये है कि प्रोविजन को माइनस नहीं करेंगे। इसकी रीजन बड़ी सिंपल है, बिकॉज जका इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ द करंट एसेट। आपने प्रोविजंस क्रिएट की, ठीक है ना, कि अकाउंट रिसीवेबल है तो वो आपको जो उसमें से इतना डाउटफुल है, तो आपने बेस में ही सिर्फ इतना डाला कि जो कि रिसीवेबल है, और जो दूसरा इसी तरीके से कोई इन्वेंट्री लॉसेस या इस तरह की आपने प्रोविजन की और या उनकी जो मार्केट वैल्यू के अंदर डिक्लाइन, तो आपने जब उनकी कैलकुलेशन ही मार्केट वैल्यू पे कर ली है तो आपने पहले से ये इफेक्ट वहां पे ले लिया है। When market value is used, the effect of provision is already reflected in the valuation. स्पेशल केस मेंशन भी है जी स्टैंडर्ड में, वो क्या है कि समटाइम करंट एसेट आर मिस्टेकनली वैल्यूड एट बुक वैल्यू इंस्टेड ऑफ मार्केट वैल्यू। अगर आपने उनको बुक वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट किया और ज़का बेस में ऐड किया है, इफ बुक वैल्यू इज हायर देन द मार्केट वैल्यू, अगर बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू से हायर है, देन द डिफरेंस मस्ट बी डिडक्टेड। तो फिर ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू उसको डिडक्ट करेंगे। दिस इंश्योर दैट zakat is calculated on the true economic value of asset, तो वो है। इसकी एग्जांपल क्या है जी, बुक वैल्यू है दिस 1 लाख रुपया, मार्केट वैल्यू है उसकी 20, डिफरेंस है, सॉरी मार्केट वैल्यू है 80, डिफरेंस है 20। तो zakat इज कैलकुलेटेड यूजिंग बुक वैल्यू। अगर बुक वैल्यू करते हैं तो 20,000 डिफरेंस शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम जकातेबल एसेट, तो इसमें फिर उस सूरत में करेंगे। अगर इनिशियल बेस जब आपने बनाया तो उसमें आपने बुक वैल्यू 80 नहीं डाली, सॉरी मार्केट वैल्यू 80 नहीं डाली बल्कि बुक वैल्यू डाल दी है, तो फिर ये डिफरेंस आप माइनस कर लेंगे। सो जकात शुड बी कैलकुलेटेड ऑन 80,000 इंस्टेड ऑफ 1 लाख मार्केट वैल्यू पे। आप नहीं मार्केट वैल्यू पे करेंगे, बुक वैल्यू पे नहीं करेंगे। प्रोविजन रिलेटेड टू लाइबिलिटीज, सम प्रोविजन रिप्रेजेंट अनसर्टन ऑब्लिगेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जैसे कि एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट की एग्जांपल है जी, स्टाफ लीव इंटाइटलमेंट्स हैं, टैक्सेशन है और लीगल इंडेमनिटीज है। अब these provision present future obligation है but their exact amount are not precisely known। again यहाँ पे क्या है, रिजर्व्स है, सॉरी प्रोविजन है। की रूल क्या है जी, सच प्रोविजन मस्ट बी रीजनेबल। पहली चीज ये श्रेया स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि ये जो प्रोविजन है ये रीजनेबल हो, दे शुड नॉट बी एग्जेजरेटेड, बिकॉज exaggerated provisions could be used to create hidden results called secret result। तो ये टैक्स को कम करने या इस तरह की करने के लिए ये इनको एग्जेजरेट करना डेफिनेटली वो शेरिया स्टैंडर्ड्स को मना कर रहा है। व्हाट आर सीक्रेट रिजल्ट? तो सीक्रेट रिजल्ट क्या है? सीक्रेट रिजल्ट अकर व्हेन प्रोविजंस आर इंटेंशनली ओवरस्टेटेड विच आर्टिफिशियली क्या करेंगी जी, रिड्यूस रिपोर्टेड प्रॉफिट, उसको कम कर देंगी, रिड्यूस जिकातेबल एसेट उसको भी रिड्यूस कर देंगी। तो इसको स्टैंडर्ड क्या करता है, मना करता है, मैनिपुलेशन करता है। इफ एग्जेजरेटेड प्रोविजन आर डिस्कवर्ड द एक्सेस अमाउंट मस्ट बी रिमूव्ड। फर्स्ट करें जी, प्रोविजन फॉर स्टाफ लीज जो है ना वो एक्चुअल एक्सपेक्टेड लाइबिलिटी 50,000 है, लेकिन कंपनी जो है वो क्रिएट्स प्रोविजन 80,000 उसने कर दिया। बैकएंड पे जो भी कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन करें तो 50,000 बनती है, लेकिन इन्होंने 80,000 कर दिया है, तो एक्सेस जो है ना वो 30,000 को क्या होना चाहिए, रिवर्स होना चाहिए। फिर है जी प्रोविजंस इन्वॉल्विंग इंटरेस्ट।
ये क्लास हमें कहती है कि जो है ना, इफ प्रोविजंस इंक्लूड इंटरेस्ट रिबा, द इंटरेस्ट पार्ट कैन नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम ज़कातेबल एसेट, ओनली शरिया रिकॉग्नाइज कमिटमेंट में बी डिडक्टेड। तो वो हम देखेंगे किस तरीके से। इंटरेस्ट बेस्ड ऑब्लिगेशन आर इम्परमिसिबल इन शरिया डेफिनेटली, देयरफॉर दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड फॉर ज़कातेबल डिडक्शन पर्पस। एग्जांपल क्या है जी, कि एक है प्रिंसिपल अमाउंट और इनके ऊपर इंटरेस्ट पेबल है 10,000, टोटल लाइबिलिटी रिकॉर्डेड 1,10,000, फॉर ज़कात पर्पस हम क्या करेंगे, ओनली प्रिंसिपल अमाउंट को वहां से कंसिडर करेंगे इफ एप्लीकेबल। द 10,000 ट्रस्ट कैन नॉट बी डिडक्टेड। तो ये आपकी एक जिसको कहते हैं शरीयत की नज़र से लॉफुल लाइबिलिटी नहीं है। तो ये क्या कहती है, ये क्लास हमें ये भी रिमाइंड कराती है कि इंटरेस्ट बेयरिंग डिपॉजिट, इंटरेस्ट बेयरिंग लोन्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन शरिया। तो उनको उससे वो उनको उनसे जाहिर सी बात है अवॉइड करना है। इस सेक्शन की समरी क्या है जी, प्रोविजन रिलेटेड टू फिक्स एसेट ये कैन नॉट बी डिडक्टेड बिकॉज फिक्स एसेट चूंकि वो पार्ट नहीं है ज़कात बेस का, तो वो नहीं करेंगे। प्रोविजन रिलेटेड टू करंट एसेट, यस, नॉर्मली नॉट, सॉरी हाँ, नॉर्मली नॉट डिडक्टेबल सिंस ज़कात इज कैलकुलेटेड यूजिंग द मार्केट वैल्यू। और बुक वैल्यू एक्सीड मार्केट वैल्यू, तो डिफरेंस मस्ट बी रिड्यूस और डिडक्टेड, वो जो डिफरेंस होगा। प्रोविजंस रिलेटेड टू लाइबिलिटीज मस्ट एग्जिस्ट फॉर अन सर्टन ऑब्लिगेशंस लाइक मे एग्जिस्ट, सॉरी, लाइक स्टाफ बेनिफिट है, टैक्सेस है, इंडेमनिटीज है, और ये रीजनेबल होने चाहिए, एग्जेजरेटेड नहीं होने। और एनी एक्सेस प्रोविजन क्रिएटिंग सीक्रेट रिजर्व वो क्या होने चाहिए, रिमूव होने चाहिए। इंटरेस्ट रिलेटेड प्रोविजन एंड इंटरेस्ट कैन नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम ज़कात एबल एसेट, ओनली शरिया रिकॉग्नाइज कमिटमेंट में भी कंसिडर। तो वो हम लाइबिलिटी का देखा हमने। नेक्स्ट सेक्शन है जी हमारी 7/3 एप्लीकेशंस रिलेटेड टू प्रोविजंस। तो इसमें जो है वो हमें कोई 8, 9, 10, 11 के करीब इसकी एप्लीकेशंस जो है वो मिलती है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ये रिजर्व हमें किस किस शक्ल में नजर आ सकते हैं। तो सेक्शन 7/3 जो है वो प्रोवाइड प्रैक्टिकल एग्जांपल, वो प्रोविजंस की प्रोवाइड कर रहा है और एक्सप्लेन करता है कि वेदर दे कैन बी रिड्यूस द ज़कात बेस और नॉट। तो की ऑब्जर्वेशन जो है ना वो इस सेक्शन की ये है कि ऑलमोस्ट ऑल दीज प्रोविजंस आर नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम ज़कातेबल एसेट्स। तो जितनी भी प्रोविजन है वो ज़कातेबल एसेट से डिडक्ट नहीं होंगी। द रीजन इज सिंपल, रीजन क्या है जी, मोस्ट ऑफ दीज प्रोविजन रिप्रेजेंट अमाउंट्स एलोकेटेड इंटरनली फॉर फ्यूचर स्पेंडिंग बट द मनी इज स्टिल ओन्ड बाय द कंपनी। तो ओनरशिप को देख के ज़कात होती है। सिंस द कंपनी स्टिल ओन द फंड दे रिमेन पार्ट ऑफ द ज़कातेबल एसेट। तो पहली है जी, प्रोविजंस फॉर रिडम्पशन ऑफ प्री ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसका मतलब क्या है जी, प्री ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, आर कास्ट इनकर बिफोर द बिजनेस स्टार्ट ऑपरेशंस। जब आप बिजनेस को इनिशियली खड़ा कर रहे होते हैं तो उस टाइम आपको रेवेन्यू तो नहीं आ रहे होते, लेकिन कुछ आपके एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं, वो कॉस्ट हो रही होती है, जैसे कंपनी की रजिस्ट्रेशन है, फिजिबिलिटी स्टडीज है, इनिशियल सेटअप है सारा, और कंसल्टेंसी फी वगैरह। दीज एक्सपेंसेस में बी अमोर्टाइज ग्रेजुअली ओवर सेवरल ईयर। अब चूंकि इनके बेनिफिट जो है ना वो सिर्फ उसी साल नहीं है जिस साल ये कंपनी की रजिस्ट्रेशन हुई या फिजिबिलिटी स्टडी हुई, ओवर द पीरियड इनके बेनिफिट्स जो है ना वो कंपनी रीप कर रही होगी। तो अकाउंटिंग का फॉर्मूला ये होता है कि वो फिर उन्हीं आने वाले सालों के अंदर प्रॉफिट को इसको प्रोपोर्शनली या ग्रेजुअली जो है वो क्या किया जाए, प्रॉफिट को के अगेंस्ट इसको एडजस्ट किया जाए, तो अमर्टाइज किया जाए, ठीक है ना। एंड अ प्रोविजन में भी रिकॉर्डेड टू रिफ्लेक्ट दिस रिडेम्पशन। तो आप जो है ना इस इनके लिए प्रोविजंस कर सकते हैं। इसका ज़कात रूल क्या है, दिस प्रोविजन कैन नॉट रिड्यूस ज़कातेबल एसेट। तो ये आप इसको डिडक्ट नहीं करेंगे। एग्जांपल क्या है जी, कंपनी इनकर 10,000 स्टार्टअप कास्ट एंड स्प्रेड ओवर देम ओवर 5 ईयर। तो 5 ईयर के अंदर उसको स्प्रेड कर दिया है। प्रोविजन क्रिएट दिस ईयर 20,000, फॉर ज़कात पर्पस दिस 20,000 प्रोविजन कैन नॉट बी डिडक्टेड। तो ये आप इसको डिडक्ट नहीं करेंगे। Provisions for decline in value of the investment shares. Companies sometimes create provision when shares price fall below their purchase price. तो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड अ प्रोविजन फॉर मार्केट डिक्लाइन। तो अकाउंटिंग के अंदर इस तरह की प्रोविजन भी हो सकती है। ज़कात रूल ये है कि दिस प्रोविजन कैन नॉट बी डिडक्टेड इंस्टेड द शेयर देमसेल्फ आर वैल्यूड एट देयर मार्केट वैल्यू व्हेन कैलकुलेट। तो क्या होता है जी कि जब आप शेयर्स के ऊपर ज़कात निकालेंगे, अगर वो ट्रेडिंग के लिए है तो आप किस पे निकालेंगे, मार्केट प्राइस पे निकालेंगे। तो वो ऑलरेडी जाहिर सी बात है, जब मार्केट प्राइस पे निकालेंगे तो वो जो डिडक्शन है आपकी परचेज प्राइस से वो क्या हो जाएगी, अकाउंट फॉर हो जाएगी। तो ये भी नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, प्रोविजन फॉर स्लो मूविंग और पेरिशेबल गुड्स के लिए भी प्रोविजन होती है, बिकॉज
बिजनेस में क्रिएट प्रोविजन फॉर गुड्स दैट एक्सपायर, बिकम obsolete, सेल वेरी स्लोली, तो इसकी वजह से उनकी प्राइस और इस तरह के चीज़ों के अंदर जो रिडक्शन हो जाती है, या वो क्या होती है, ज़कात रूल क्या है, द प्रोविजन इज नॉट डिडक्टेबल बाय, इंस्टेड गुड शुड बी वैल्यूड एट देयर एक्चुअल मार्केट वैल्यू। जब आप एक्चुअल मार्केट वैल्यू पे करेंगे तो ये सारी चीज़ें खुद बहुत अकाउंट फॉर हो जाएंगी। ओके। फिर है जी प्रोविजन फॉर डिक्लाइन इन प्राइसेस ऑफ द गुड और सर्विसेज। This provision is anticipate price drop and goods or financial papers। तो वो क्या है जी, इसका रूल भी क्या है कि जी इट्स दिस प्रोविजन itself cannot reduce ज़कातेबल एसेट, तो ये भी नहीं करेगी। इंस्टेड द एक्चुअल मार्केट प्राइस इज यूज, तो यहाँ पे भी इन सिक्योरिटीज की गुड्स की एक्चुअल मार्केट प्राइस के ऊपर आप क्या करेंगे, देंगे, तो अगेन ये भी अकाउंट फॉर हो जाएगी। प्रोविजन फॉर स्टाफ लीव्स। Companies often create provision for paid leaves entitlement. So this represent future salary obligation. It cannot reduce because the money has not yet been paid. तो अभी आपने ये पे नहीं की या आपकी ये लाइबिलिटी बनी नहीं है, अभी आप इस अमाउंट के मालिक हैं, तो इसलिए इसको डिडक्ट नहीं करेंगे। इसी तरीके से प्रोविजन फॉर एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स, तो दिस इंक्लूड ग्रेजुटी, पेंशन ऑब्लिगेशन, रिटायरमेंट बेनिफिट, तो इस ये भी डिडक्ट नहीं होगी। द मनी इज एलोकेटेड बट येट नॉट पेड, यानी ये भी एक्चुअल लायबिलिटी नहीं बनेगी। व्हेन डिडक्शन बिकम अलाउड ओनली व्हेन द पेमेंट बिकम ड्यू इन द करंट ईयर और इज एक्चुअली पेड, या तो पेमेंट आपकी इसके अगेंस्ट करंट ईयर के अंदर ड्यू हो रही हो, या आप इसके अंदर आप एक्चुअली इस साल में पे किए हो तो फिर माइनस होंगी। प्रोविजंस फॉर ग्रेजुटी फर्स्ट किया कि 2 लाख की है, बट ओनली 30,000 बिकम पेबल दिस ईयर, ओनली 30,000 में बी कंसिडर डिडक्टेबल, नॉट द इंटायर प्रोविजन, जो लाइबिलिटी एक्चुअल बनेगी वही डिडक्ट होगी। प्रोविजन फॉर इंडेमनिटी, indemnity refer to compensation payable due to legal decision। तो if a court gives an initial ruling the company may create a provision। ठीक है ना, इनिशियल रूलिंग आती है, फिर उसके बाद अपील और ये मामले होते हैं ना। ज़कात रूल, द प्रोविजन कैन नॉट बी डिडक्टेड अंटिल द जजमेंट बिकम फाइनल एंड पेबल। एग्जांपल क्या जी, कोर्ट इनिशियल वर्डिक्ट क्या है कि जी आपने 1 लाख रुपए की कंपनसेशन करनी है, अपील पेंडिंग है, प्रोविजन क्रिएटेड 1 लाख रुपए की होगी, फॉर ज़कात नॉट डिडक्टेबल अंटिल द फाइनल रूलिंग कंफर्म पेमेंट। जब ये आपकी कंफर्म लाइबिलिटी नहीं बन जाएगी तो आप इसको जो है वो डिडक्ट नहीं करेंगे। फिर है जी प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस। कंपनीज में एलोकेट फंड फॉर मशीनरी मेंटेनेंस, बिल्डिंग रिपेयर्स, इक्विपमेंट सर्विसेज, सर्विसिंग। तो लेकिन बट दिस मनी एज येट नॉट बीन स्पेंड, तो ये मनी भी अभी आपने स्पेंड नहीं की, सिंस द कंपनी स्टिल ओन द फंड द प्रोविजन कैन नॉट बी डिडक्टेड, तो ये भी ज़कात से डिडक्ट नहीं होगी। प्रोविजन फॉर इंश्योरेंस ऑफ फिक्स एसेट। कंपनीज में एलोकेट फंड टू पे फ्यूचर इंश्योरेंस प्रीमियम, हाउएवर द प्रीमियम हैज नॉट येट बीन पेड और द फंड इज स्टिल ओन्ड बाय द कंपनी, तो ये भी डिडक्ट नहीं होगी। Provision for currency depreciation, companies sometimes create provision when foreign currency value declines। तो इसकी एग्जांपल क्या है जी, कंपनी होल्ड यूएसडी एसेट्स, 1 यूएसडी का रेट 280 है, करंट मार्केट रेट जो है ना वो परचेज आपने 280 पे किया था, वो करेंटली 260 पे आ गया। अकाउंटिंग में रिकॉर्ड अ प्रोविजन फॉर एक्सचेंज लॉस, लेकिन आपका ज़कात रूल क्या है, तो प्रोविजन कैन नॉट बी डिडक्टेड। इंस्टेड ज़कात शुड बी कैलकुलेटेड यूजिंग द करंट एक्सचेंज रेट। जिस टाइम आप ज़कात की कैलकुलेशन कर रहे होंगे उस टाइम का जो एक्सचेंज रेट है, तो यहाँ पे भी वो फर्क खुद खुद अकाउंट फॉर हो जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेस, कंपनी में एस्टिमेट टैक्स लायबिलिटी फॉर द करंट ईयर, the provision cannot be deducted until the tax become an actual payable obligation। तो यहाँ पे भी जब ये actual obligation नहीं बनेगी, टैक्स कैलकुलेशन नहीं आ जाएगी फाइनल आपकी, तो तब तक नहीं हो जाएगा। एस्टिमेशन टैक्स प्रोविजन 80,000, until tax become due and payable it cannot be reduced zakatable asset। ओवरऑल कॉन्सेप्ट सेक्शन 3 तक का क्या था जी, दिस सेक्शन टीचेज एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। वो क्या था कि अकाउंटिंग प्रोविजंस आर नॉट डिडक्टेबल लाइबिलिटीज फॉर ज़कात। ठीक है ना, मोस्ट प्रोविजन रिप्रेजेंट इंटरनल एस्टिमेट, जो कि एक्चुअल डेट्स नहीं है, इंटरनल एस्टिमेट है, सिंस द फंड आर स्टिल ओन्ड बाय द कंपनी और दे रिमेन पार्ट ऑफ द ज़कातेबल एसेट, तो ये वेल्थ उसमें से माइनस नहीं होंगे। तो इसकी समरी फर्दर भी मेंशन है, इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। अ, फिर है जी, अब नेक्स्ट सेक्शन है, हम प्रोविजन से मूव कर रहे हैं रिजर्व्स के ऊपर। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ रिजर्व्स, और हम देखेंगे कि भाई रिजर्व्स में और प्रोविजन में डिफरेंस क्या है। रिजर्व्स क्या है जी, रिजर्व्स और प्रोविजंस, रिजर्व्स और पोर्शंस ऑफ प्रॉफिट
that are set aside instead of being distributed to shareholder or owners। तो आप देखते हैं कि जब कंपनी प्रॉफिट बनाती है तो वो डिस्ट्रीब्यूट करती है इन द शेप ऑफ डिविडेंड्स। तो लेकिन वो जो उसने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं की और वो उसने क्या किया, रिटेन किया है, तो ये क्या कहलाते हैं, रिजर्व। अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं आफ्टर अ कंपनी अर्न प्रॉफिट इट मे रिटेन पार्ट ऑफ दैट प्रॉफिट इनसाइड द बिजनेस फॉर स्पेसिफिक फ्यूचर पर्पसेस। दीज रिटेन अमाउंट्स आर कॉल्ड रिजर्व्स। रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं जी, क्रिएट फ्रॉम प्रॉफिट्स होते हैं, केप्ट इनसाइड इन द बिजनेस होते हैं, केप्ट इनसाइड द बिजनेस, और इंटेंडेड फॉर फ्यूचर यूज। ठीक है, दे आर नॉट एक्सपेंसेस एंड नॉट लाइबिलिटीज, दे आर पार्ट ऑफ द ओनर्स इक्विटी। हाउ रिजल्ट्स आर क्रिएटेड, तो रिजल्ट्स कैन अराइजेस फ्रॉम थ्री डिफरेंट सोर्सेज जो कि इस स्टैंडर्ड ने बताए। स्टैट्यूटरी रिजर्व्स हैं जो कि क्रिएटेड बाय लॉ हैं, दीज रिजर्व्स आर रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन। Certain industries, especially banks and financial institutions, are legally required to transfer a portion of profit into reserve। ये just एक example है। Suppose a law requires bank to transfer 10% of annual profit to a statutory reserves। तो if bank earns profit 1 million, तो वो क्या करेगा जी, उसमें से 10% यानी 1 लाख का रिजर्व क्रिएट कर देगा। दिस अमाउंट में बी सेट असाइड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट डिविडेंड। रिजल्ट रिक्वायर्ड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो दूसरी वजह इन्होंने बताई है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो कि कंपनी का गवर्निंग डॉक्यूमेंट होता है, मे रिक्वायर रिजल्ट्स टू बी क्रिएटेड, और दीज रूल्स आर इंटरनल रूल ऑफ द इंस्टीट्यूशन। कंपनी आर्टिकल के अंदर ये क्लॉज है एग्जांपल के तौर पे कि 20% ऑफ एनुअल प्रॉफिट मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू अ जनरल रिजर्व अंटिल इट रीचेस 50% ऑफ द कैपिटल। एक जनरल रिजर्व बनाया है, जब तक वो कैपिटल का 50% नहीं हो जाता, तो हर साल के प्रॉफिट्स में से 20% काटे। तो इफ एनुअल प्रॉफिट 5 लाख, तो उसमें से 20% 1 लाख रुपया जो है वो कट गया। दिस रिजर्व इज क्रिएटेड बिकॉज द कंपनी ओन्स कॉन्स्टिट्यूशन, उसका अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है कंपनी का, यानी मेमोरेंडम या आर्टिकल एसोसिएशन है, वो ये रिक्वायर कर रहा है। और तीसरा है जी वॉलंटियर। तो वॉलंटरी रिजर्व्स जो है वो डिसीजन ऑफ जनरल असेंबली है। रिजर्व्स कैन बी क्रिएटेड थ्रू अ डिसीजन ऑफ शेयर होल्डर एंड द जनरल असेंबली। दे आर कॉल्ड वॉलंटरी रिजर्व्स बिकॉज दे आर नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ और कंपनी रूल। तो वो अपनी मर्जी से ये कर रहे हैं। शेयर होल्डर डिसाइड टू रिटेन 3 लाख ऑफ प्रॉफिट्स फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इट डिविडेंड, तो दिस बिकम अ वॉलंटरी रिजर्व बन जाएगा। वाई कंपनी क्रिएट रिजर्व्स, तो फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए हो सकता है जी, ओपनिंग न्यू ब्रांचेस करनी है, परचेजिंग न्यू इक्विपमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट है, न्यू प्रोजेक्ट्स करना है। A company plans to open 2 new factories in 3 years, so it accumulate reserves to fund the expansion। और इसी तरीके से फेसिंग प्रोबेबल लॉसेस, रिजर्व्स एक्ट एज अ फाइनेंशियल बफर इफ द कंपनी एक्सपीरियंस लॉसेस इन द फ्यूचर। इसके लिए भी आप कर सकते, एग्जांपल क्या है जी, कंपनी फेसेस एन इकोनॉमिक डाउनटर्न, रिजर्व्स कैन बी यूज्ड टू कवर operational losses। This protects the company from financial instability। Distribution of profit in a year when no profits are realized, तो ये तीसरी वजह हो सकती है। Sometimes company have no profit in a particular year, in such cases reserve may be used to maintain stable dividend payments। ईयर 1 के अंदर 1 मिलियन का प्रॉफिट था और पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व, कुछ पार्ट कर दिया गया है। ईयर 2 में 0 प्रॉफिट आया, तो कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड यूजिंग रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड अर्लियर। फर्स्ट किया 1 मिलियन में से 0.2 मिलियन रिजर्व कर लिया गया था, तो वो दूसरे साल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व व्हेन नो लॉन्गर नीडेड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व व्हेन नो लॉन्गर नीडेड। आपने जिस पर्पस के लिए वो रिजर्व क्रिएट किया था, वो बाद में वो वो जरूरत नहीं रही, तो इफ रिजर्व्स आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड फॉर देयर इंटेंडेड पर्पस दे मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर। एग्जांपल क्या है जी, रिजर्व्स क्रिएटेड फॉर एक्सपेंशन मे लेटर बी अननेसेसरी इफ द एक्सपेंशन प्लान इज कैंसिल्ड। पहले आपने कहा था एक्सपेंशन करेंगे, बाद में पता आपने डिसाइड किया नहीं करेंगे, अननेसेसरी आप उसको समझ रहे हैं। In such cases, the accumulated reserve may be distributed as bonus shares or dividend, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो की कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड क्या है जी, रिजर्व डिफर्ड फ्रॉम प्रोविजंस, जो हमने पहले देखी थी प्रोविजन। सोर्स क्या है जी प्रोविजंस का, रिजर्व्स का जो सोर्स है वो क्रिएटेड फ्रॉम प्रॉफिट्स है, और प्रोविजंस जो है वो चार्ज एज एक्सपेंस है। तो और ये क्रिएटेड फ्रॉम प्रॉफिट्स है और वो चार्ज एज एक्सपेंस है, यानी जो रिजर्व्स हैं वो रिटेन करना है प्रॉफिट्स को, जबकि प्रोविजंस आपके प्रॉफिट को उसके अगेंस्ट चार्ज होती है तो रिड्यूस कर देता है। पर्पस क्या है जी, स्ट्रेंथनिंग फाइनेंशियल पोजीशन रिजर्व्स
आप फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करते हैं, जैसे फ्यूचर में लॉसेस होंगे तो आपके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस रिजर्व से कवर होंगे, एक्सपेंशन के लिए कर रहे हैं। जबकि प्रोविजंस क्या है कि कवर एक्सपेक्टेड लॉसेस और एक्सपेक्टेड जो ऑब्लिगेशन आनी है उसके लिए। और पे क्या है जी, ऑप्शनल और डिस्क्रिशनरी है रिजर्व्स। और ये जो है वो फॉर प्रोबेबल ऑब्लिगेशन हो सकती है, प्रोविजन जैसे हमने डिफरेंट बात की। रिजर्व आर इसेंशियली रिटेन प्रॉफिट केप्ट फॉर स्ट्रेटेजिक पर्पस। तो ये आप इसको कह सकते हैं कि ये किस पर्पस के लिए आप करते हैं, स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए, जिसमें एक्सपेंशन और ये सारी चीजें आती हैं। तो ये इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन है कि जी इसके बारे में हुक्म क्या है, नेचर एंड शरिया स्टेटस ऑफ रिजर्व्स क्या है। तो हमने ऊपर तो उसकी डेफिनेशन पढ़ी। अब इसका स्टेटस क्या है। तो ये सेक्शन जो A2 है वो एक्सप्लेन करती है शरिया रूलिंग रिगार्डिंग रिजर्व्स और सिमिलर इक्विटी आइटम व्हेन कैलकुलेटिंग ज़कात फॉर इंस्टीट्यूशन। तो की जो इशू एड्रेस हियर इज क्या है कि कैन रिजर्व और कैपिटल बी डिडक्टेड फ्रॉम ज़कातेबल एसेट, जिस तरीके से हमने प्रोविजन के बारे में कहते हैं। तो दिस स्टैंडर्ड क्लियर स्टेटेड, ये कहता है जी नो, दे कैन नॉट बी डिडक्टेड। ये आप ज़कातेबल एसेट से क्या कर सकते हैं, ज़कात बेस से इसको डिडक्ट नहीं कर सकते। द रीजन लाइज इन द शरिया कॉन्सेप्ट ऑफ डेट। तो जो डेट लाइबिलिटी, जाहिर सी बात है डेट होती है, और ये लाइबिलिटी नहीं होते आपके रिजर्व्स। वाई रिजर्व्स आर नॉट डिडक्टेबल। तो 821 के अंदर हमें बता रहा है मेन रूल क्या है जी, बोथ टाइप ऑफ रिजर्व, चाहे वो हो जो कि आपको लीगली चाहिए, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स हो या वॉलेंटरी जो रिजर्व्स हैं वो हो, कैन नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम ज़कातेबल एसेट। रीजन अकॉर्डिंग टू शरिया क्या है जी, इन शरिया डिडक्शन फ्रॉम ज़कातेबल वेल्थ इज नॉर्मली अलाउड ओनली व्हेन देयर इज अ रियल डेट ऑब्लिगेशन। However, reserves are not debt. They are part profit retained within the company and still owned by the company. Therefore, they remain part of the company wealth and must be included in the zakah base. Why they appear under liabilities and accounting? तो बैलेंस शीट के अंदर ये liability के heading में आ रहे होते हैं। तो in financial statement results sometimes appear under liabilities or equity section, but this only an accounting classification, and definitely from a Sharia perspective, reserve are not liability owed to external parties। तो ये वो liabilities नहीं है जो किसी external parties को देनी है, बल्कि अगर ये कंपनी की लाइबिलिटी है भी तो किसके अगेंस्ट है, कंपनी के शेयर होल्डर के अगेंस्ट है। तो दे रिप्रेजेंट इंटरनल फंड्स बिलोंग्स टू कंपनी। तो इंटरनल फंड्स हैं जो कंपनी को बिलोंग करने। अ कंपनी अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 1 मिलियन, द कंपनी ट्रांसफर 2 मिलियन टू अ स्टैट्यूटरी रिजर्व। तो अकाउंटिंग रिप्रेजेंटेशन क्या है जी, एसेट जो है वो 1 मिलियन के, और लाइबिलिटीज एंड इक्विटी इंक्लूड रिजर्व जो इसके अंदर 2.2 मिलियन होगा। हाई द ज़कात कैलकुलेशन के अंदर आप जो ये 2 लाख का है यानी 0.2 मिलियन का रिजर्व है, स्टिल ओन्ड बाय द कंपनी है, देयरफॉर इट कैन नॉट बी रिड्यूस ज़कात एसेट। तो ज़कात मस्ट स्टिल बी कैलकुलेटेड ऑफ फुल ज़कातेबल वेल्थ जो कि वो 1 मिलियन है। रेफरेंस टू नेट एसेट मेथड। तो कैलकुलेशन यहाँ पे ये बता रहे हैं, दी क्लॉज आल्सो मेंशन द नेट एसेट मेथड। क्या कर रहे हैं, अंडर दिस मेथड ज़कात बेस क्या होती है जी, ज़कातेबल एसेट माइनस डिडक्टेबल लायबिलिटीज। सिंस रिजर्व्स आर नॉट रियल लायबिलिटीज दे कैन नॉट बी डिडक्टेड, दे रिमेन पार्ट ऑफ द ज़कातेबल एसेट। कैपिटल एंड इशुएंस प्रीमियम, ये दूसरी चीज बता रहे हैं, दूसरी क्लॉज है 822। तो फर्स्ट अब हम देखते हैं कि कैपिटल क्या होता है जी। कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड बाय शेयर होल्डर एंड द कंपनी। एग्जांपल क्या है, शेयर होल्डर इन्वेस्टेड 5 मिलियन, तो वो क्या है, दिस कंपनी कैपिटल हो गया। अल्दो कैपिटल अपीयर अंडर लायबिलिटीज इक्विटी एंड द अकाउंटिंग, इट इज नॉट डेट ओड बाय द कंपनी। अगेन ये लायबिलिटी के हेडिंग में होता तो है बैलेंस शीट में, लेकिन ये लायबिलिटी नहीं है। द कंपनी डज नॉट ओ दिस अमाउंट टू एक्सटर्नल क्रेडिटर्स और देयरफॉर इट कैन नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम ज़कात। और फिर है जी इशुएंस प्रीमियम, जिसको शेयर प्रीमियम भी कहते हैं। वो क्या है, इशुएंस प्रीमियम अराइजेज व्हेन शेयर इज इशूड अबव देयर नॉमिनल वैल्यू। तो फर्ज किया जी नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज की है और कंपनी इशू शेयर एट 15, वो सब्सक्राइब हुए हैं 15 पे, तो ये 5 रुपीज क्या है, ये प्रीमियम है पर शेयर। और इफ द कंपनी इशूज 1 लाख शेयर, तो कैपिटल होगा 1 मिलियन, और 1 लाख का पाँच, 1 लाख मल्टीप्लाई 5, तो शेयर प्रीमियम हो जाएगा 5 लाख। दिस प्रीमियम बिकम अ रिजर्व टाइप इक्विटी फंड। तो बट अगेन इट बिलोंग्स टू द कंपनी एंड इट इज नॉट अ डेट, देयरफॉर इट कैन नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम ज़कातेबल एसेट। तो यहाँ पे क्या हमने देखा जी कि ओनली रियल लाइबिलिटीज or to the others can reduce ज़कातेबल वेल्थ जो कि लाइबिलिटी होंगी। आइटम्स सच एज रिजर्व्स, कैपिटल, शेयर प्रीमियम आर नॉट डेट्स, they represent the company own funds, therefore they remain part of the ज़कातेबल वेल्थ।
तो यहाँ पे एक सिंपल जो कॉन्सेप्ट है इसमें वो क्या है, फॉर ज़कातेबल डिडक्शन एक ही क्वेश्चन पूछे यहाँ पे रिजर्व्स की सूरत में कि डज द कंपनी ओज दिस अमाउंट टू समवन एल्स, इफ द आंसर इज नो देन इट कैन नॉट रिड्यूस दैट ज़कात पे। समवन एल्स का मतलब क्या है कि एक तो कंपनी के शेयर होल्डर्स है, ठीक है, और एक ये कि थर्ड पार्टीज, तो थर्ड पार्टीज को होगा तो फिर तो वो लायबिलिटी होगी, अदरवाइज लायबिलिटी नहीं है। रिजर्व्स एंड कैपिटल बिलोंग टू द कंपनी सो दे मस्ट रिमेन एंड ज़कातेबल एसेट्स। तो ये हमारी एक क्लॉज है। इसके बाद A3 एप्लीकेशन रिलेटिंग टू रिजर्व्स। यहाँ पे IFIs के अंदर एप्लीकेशंस क्या है रिजर्व्स की, तो इसके 5 पॉइंट है। पहला है रीवैल्यूएशन रिजर्व्स, रीवैल्यूएशन रिजर्व्स, और इसको कैपिटल रिजर्व्स जो है, इसकी क्या मतलब है जी, क्या रीवैल्यूएशन रिजर्व अराइजेस व्हेन फिक्स एसेट आर रीवैल्यूड अपवर्ड टू देयर करंट मार्केट वैल्यू। Sometimes companies reassess the value of their assets such as building, land, machinery. If the market value is higher than the book value, the increase is recorded as revaluation reserves. तो ये a company purchase land for 5 million, 5 लाख, 0.5 million. After several years, the market value become 0.9 million. Increase in value 0.4 million. और अकाउंटिंग इनकी क्या है रिजर्व रीवैल्यूएशन रिजर्व कितना होगा जी, 0.4। Zakat rule क्या है जी, फिक्स एसेट लाइक लैंड बिल्डिंग आर नॉट ज़कातेबल सब्जेक्ट टू ज़कातेबल, देयरफॉर द रिजर्व क्रिएटेड फ्रॉम देयर वैल्यूएशन कैन नॉट बी डिडक्टेबल फ्रॉम ज़कातेबल एसेट एज वेल। दूसरा है जी इनकम रिजर्व्स। Income reserves is created when a company decide to retain part of its distributable profit for future needs instead of distributing it as dividend, जैसे हमने रिजर्व की डेफिनेशन में देखा था। दिस इज डन बाय एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन डेफिनेटली। कंपनी का प्रॉफिट हुआ 1 मिलियन, बोर्ड ने डिसाइड किया कि आप डिविडेंड की सूरत में डिस्ट्रीब्यूट कर दें 6 लाख रुपया, और इनकम की सूरत इनकम रिजर्व कर लें उसमें से 4। तो 4 क्या है, रिटेन बिकॉज एन इनकम रिजर्व हो गया। जक़ात क्या है जी, दिस रिजर्व कैन नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम जक़ात एबल एसेट्स, ये इसको आप डिडक्ट नहीं करेंगे, इट इज नॉट डेट ओड बाय द कंपनी। फिर है जी रिजर्व फ्रॉम ट्रेजरी शेयर्स ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले क्या है जी, मीनिंग क्या है कि समटाइम कंपनी बाइज एंड सेल्स इट्स ओन शेयर्स। जब एक कंपनी अपने ही शेयर्स को खरीदेगी तो उसको ट्रेजरी शेयर्स ट्रांजैक्शन कहते हैं। दीज शेयर आर कॉल्ड ट्रेजरी शेयर्स। When the company sell them again at a profit, the profit may be placed in a special reserve. एग्जाम्पल क्या है जी, कंपनी का शेयर है 10 रुपए पे उसने परचेज किया है, लेटर उसने 15 पे सेल किया है, तो प्रॉफिट पर शेयर कितना हुआ, 5। टोटल प्रॉफिट नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से 5 लाख हो गए। दिस प्रॉफिट में बी ट्रांसफर टू अ रिजर्व क्रिएटेड फ्रॉम ट्रेजरी शेयर ऑपरेशंस। तो जिसका ज़कात का रूल क्या है जी, दिस रिजर्व कैन नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम ज़कातेबल एसेट अगेन, इट इज एन प्रॉफिट अर्न्ड बाय द कंपनी, और सिंस इट बिलोंग टू द कंपनी इट्स रिमेन पार्ट ऑफ द ज़कातेबल वेल्थ, इसको डिडक्ट नहीं करेंगे। रिजर्व फॉर प्रॉफिट डिक्लेयर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, reserves of profit declared for distribution. Sometimes the board of directors declare profits, but the final decision for distribution has not yet been taken. तो फाइनल डिसीजन कौन करता है, शेयर होल्डर। दिस क्रिएट अ टेम्पररी रिजर्व। एग्जाम्पल क्या है जी, बोर्ड डिक्लेयर डिविडेंड 3 लाख रुपए का, बट द जनरल असेंबली हैज नॉट येट अप्रूव द डिस्ट्रीब्यूशन। अंटिल द डिस्ट्रीब्यूशन इज फाइनलाइज द अमाउंट रिमेन्स इन अ रिजर्व्स अकाउंट। तो इसकी भी ज़कात की क्या अंडरस्टैंडिंग है, दिस स्टेज द प्रॉफिट स्टिल बिलोंग टू द कंपनी बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन हैज नॉट येट बीन अकर्ड, और देयरफॉर इट रिमेन्स पार्ट ऑफ द कंपनी एसेट। तो ये कंपनी के एसेट करेगा, इसको डिडक्ट नहीं करेंगे। रिजर्व ऑफ रिटेन्ड प्रॉफिट, retained profit are part kept in the business and transferred to future financial periods. These profits are not distributed to shareholder. Instead, they remain available for future investments, expansion, strategic strengthening financial stability. Example क्या है कि कंपनी का एनुअल प्रॉफिट है 2 मिलियन, डिविडेंड की सूरत में 1.2 डिस्ट्रीब्यूट हो गया और 0.8 ट्रांसफर कर दिया रिटेन प्रॉफिट रिजर्व में। इसका भी क्या है जी, रिजर्व कैन नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम ज़कातेबल एसेट। रीजन क्या है जी, it represent profit that still belong to company, or therefore it remains part of the zakatable wealth। इस ये सेक्शन भी हमारी कंप्लीट हुई। ऑल रिजल्ट डिस्कस्ड इन दिस सेक्शन शेयर वन इंपॉर्टेंट फीचर, वो क्या है, दीज रिजल्ट these represent profit or asset revaluation belong to the company, not debts owed to the others, because they are not liabilities, they cannot reduce zakatable asset, तो इनको भी माइनस नहीं करेंगे। फिर है जी
हमारे पास 9 नंबर पे आ गया 8 हेड्स ऑफ ज़कात डिसबर्समेंट। 8 हेड्स ऑफ ज़कात डिसबर्समेंट जो है वो ये है कि अब ये जो है वो डायरेक्ट कुरान मजीद की आयत है, और ये सूरह तौबा की आयत नंबर 60 है। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है पूरी, तो एक तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि इसका जो कुरान मजीद के अंदर ट्रांसलेशन है, वो उर्दू ट्रांसलेशन आप देखें। और इसके अलावा ट्रांसलेशन के अलावा वहाँ पे तफसीर है। तो एक एक हेड को तफसीर के अंदर डिफाइन किया गया है, कि जहाँ पे जैसे फुकरा भी लिखा हुआ है और मसाकीन भी लिखा हुआ है। तो फुकरा और मसाकीन में क्या फ़र्क है, ठीक है ना। तो ये एक एक हेड को जो तफसीर है कुरान मजीद की, डिफरेंट तफसीर, मैंने अभी रिसेंटली जब ये इसको मैं कर रहा था तो मैंने तकी उस्मानी साहब की तफसीर पढ़ी, तो उस इस तरह आप और भी दो तो एक एक चीज़ को डिफाइन किया गया। उसी को सामने रखते हुए मैंने भी यहाँ एक्सप्लेनेशन डाली है इसकी, हम उसको देख लेते हैं कि 8 हेड्स। लेकिन आपको मैं सजेस्ट यही करूंगा कि इसको आप कुरान मजीद से डायरेक्ट देखें। 8 हेड ऑफ ज़कात रेसिपेंट्स कौन से? फर्स्ट है जी फुकरा, और फुकरा का द इंग्लिश में आप कह सकते हैं दी पुअर। These are people who have very little wealth or income, and their resources are insufficient to meet basic living needs। तो इनकी जो इनकम है या इनकी जो रिसोर्सेज है वो बेसिक लिविंग नीड्स से कम है। दे मे पोजेस समथिंग, उनके पास कुछ तो हो सकता है, बट इट इज फार बिलो द मिनिमम लेवल रिक्वायर्ड फॉर अ नॉर्मल लिवलीहुड के लिए, जो जिंदगी गुजारने के लिए कम से कम चीजें चाहिए उससे भी कम है। एग्जाम्पल क्या है जी? पर्सन हु अर्न्स ओनली इनफ टू who a person who earns only enough to buy basic food but cannot afford rent, clothing or health care, ये सारी चीजें नहीं कर सकता, सच अ पर्सन को आप जो है ना फकीर कहेंगे, पुअर कहेंगे। दूसरा है मसकीन, द नीडी। मसकीन रेफर्स टू इंडिविजुअल हु आर इवन मोर फाइनेंशियली डिस्ट्रेस। तो ये जो पिछला था उससे भी जो फकीर था मस्कीन उससे भी डाउन होता है। दोज whose resources are extremely limited. Some scholar differentiate them from फुकरा by saying फुकरा have some means but insufficient। फुकरा के पास कुछ तो होता है लेकिन बहुत थोड़ा होता है। लेकिन मसाकीन हैव ऑलमोस्ट नथिंग, उनके पास ऑलमोस्ट नथिंग, यानी वो बिल्कुल जीरो पे होते हैं। A homeless individual who does not have a regular income or resources to meet daily needs, तो ये आप इसको मसाकीन में कह सकते हैं। फिर है जी ज़कात के एडमिनिस्ट्रेटर, जो वो है इसके अंदर। फिर है दोज हुज हार्ट्स आर टू बी रिकनसाइल्ड। तो इसमें यह है कि वो लोग जो कि जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, और जो है ना वो, और प्लस वो नीडी हैं, तो ये उनके लिए एनकरेज देयर एक्सेप्टेंस ऑफ इस्लाम, स्ट्रेंथनिंग देयर फेथ। तो ये फोर्थ हेड है। देन है के गुलामों को और इस तरह के लोगों को आज़ाद करने के लिए। तो ये इसमें भी दिया हुआ है तफसीर के अंदर भी, के पुराने दौर में तो हिस्टोरिकली तो ये चीज़ें थी डेफिनेटली। तो उस सूरत में ये भी था कि जहाँ पे उनका आका कहता था कि जी आप इतनी अमाउंट ले, मैं आपको ज़कात जो है वो आज़ाद कर दूँ, उसके लिए भी यूज़ हो सकता है। फिर यह है कि डोज एंड डेट, डेप्ट वो कि जिनके ऊपर कर्जा है। दिस कैटेगरी इंक्लूड इंडिविजुअल हु आर बर्डन by legitimate debt and cannot repay them. However, the debts must have been incurred by lawful purpose. A person जब medical treatment who borrowed money medical treatment के लिए किया है, essential living expenses lawful, or but is now unable to repay the debt, तो ज़कात may be used to help settle such debts. Then है जी फी सबीलिल्लाह in the case of Allah। और यहाँ पे ये भी है कि ये जहाद के अंदर जो लोग हैं उनका है, तो ये 7 नंबर पे है। और देन द वेफेयर, जो मुसाफिर है, और वो मुसाफिर ऐसा कि जो जिसके अपने जो रिसोर्सेज है, अपनी जो वेल्थ है उससे वो कट गया है, तो ये 8 हेड है। और यहाँ पे एक चीज जो है इसमें दी हुई है कि आल्सो मेंशन दैट द शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड ऑफ इस्लामिक मे डिटरमाइन द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द ईच कैटेगरी। तो शरिया सुपरवाइजरी बोर्ड डिसाइड करेगा कि जो मसाकीन कौन है और फुकरा कौन है और ये सारी चीजें, ठीक है ना। और अप्रोप्रिएट वे टू डिस्ट्रीब्यूटेबल ज़कात फंड, तो ये शरिया बोर्ड करेगा। दिस इंश्योर्स दैट ज़कात डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो शरिया प्रिंसिपल। तो ये हेड्स की बात होगी। देन द नेक्स्ट सेक्शन इज रूलिंग रिलेटेड टू ज़कात डिसबर्समेंट। 8 हेड्स के बाद इनकी जो डिसबर्समेंट से रिलेटेड रूलिंग है वो क्या है?
तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे हम सेक्शन 10 को देखें तो एक्सप्लेन्स, ये क्या करता है, ये उन रूल्स को गवर्निंग हाउ ज़कात शुड बी पेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इंस्टीट्यूशन, तो ये उसको करता है। तो पहले नंबर पे है कि ज़कात कैन नॉट बी डिस्चार्ज बाय कैंसलिंग डेट्स। तो ये एक रूल है कि an institution cannot consider forgiving of debts owed to it by payment as payment of zakah. This means a creditor cannot simply cancel the debtor liability and count it as a zakah. Reason क्या है जी, zakah requires actual transfer of ownership of wealth to eligible recipient. If the creditor simply cancel the debt, no new wealth is transferred. तो a bank lends किया है 10,000 to a poor borrower। अब जब lend किया उस टाइम तो poor नहीं हुआ होगा, बाद में poor हो गया होगा। Later the bank says we forgive this loan and treat it as zakat। ये नहीं हो सकता, this is not zakat because the bank did not transfer zakat fund to the debtor। परमिजिबल सिनेरियो क्या है जी, इफ द डेटर रिसीव जक़ात इंडिपेंडेंटली ही मे यूज द जक़ात टू रीपे हिज डेट। यानी एक बंदा जो कि कर्जे के अंदर है, उसको कोई जक़ात मिलती है तो वो उस जक़ात से अपने कर्जे अदा कर सकता है। हाउएवर देयर मस्ट बी नो प्रायर अरेंजमेंट और कोल्यूजन। लेकिन ये पहले से आप उसको पाबंद नहीं करेंगे कि हम आपको जक़ात पे करेंगे या मैं आपके लिए जक़ात की अरेंजमेंट करूंगा और उससे फिर आप मेरा कर्जा पे करेंगे, ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। दूसरा ये है ज़कात शुड बी पेड व्हेन ड्यू। तो ज़कात जब ड्यू हो तो तब पेमेंट उसकी कर देनी चाहिए। ज़कात शुड नॉर्मली बी पेड इमीडिएटली वंस इट्स बिकम ड्यू। लेकिन एक एक्सेप्शन है, लिमिटेड डिले हो सकता है और वो परमिजिबल डिले है नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। 1 साल के अंदर अंदर आप उसको फिर पे कर दें। और शॉर्टेज ऑफ लिक्विडिटी हो सकती है, ऑर्गेनाइज डिस्ट्रीब्यूशन स्केड्यूल हो सकता है, या अनदर क्लियर बेनिफिट अगर कोई हो तो 1 साल के लिए डिले कर सकते हैं। फिर है जी सेपरेट जक़ात अकाउंट। तो ये इंस्टीट्यूशन के लिए कि इंस्टीट्यूशन शुड मेंटेन स्पेशल फंड और जक़ात अकाउंट फॉर जक़ात। तो ये एक स्पेशल जो है ना वो बैंक अकाउंट मेंटेन करे जहाँ पे, जिसके थ्रू जो है वो जक़ात की कलेक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन सारे काम कर रहा हो। फिर है जी इन्वेस्टमेंट ऑफ जक़ात फंड। तो क्या इन्वेस्टमेंट की जा सकती है जक़ात के फंड्स को। तो जनरल रूल क्या है कि जक़ात शुड नॉर्मली बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 8 एलिजिबल कैटेगरीज, वो हो जाने चाहिए। हाउएवर द सर्टन सरकमस्टांसेस ज़कात फंड में भी इन्वेस्टेड। सर्टन सरकमस्टांसेस के अंदर आप ज़कात फंड को इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है, 4 कंडीशन है। अर्जेंट नीड ऑफ द रेसिपेंट मस्ट बी फुलफिल फर्स्ट। तो अभी जो उनकी जो मुस्तहिकीन है उनकी जो जरूरत है उसको फुलफिल कर दिया गया हो। द इन्वेस्टमेंट मस्ट बी सिक्योर्ड एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम लॉसेस। तो जो रिस्क मिटिगेशन है वो जाहिर सी बात है कि उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट हुई हुई हो। ठीक है। द अल्टीमेट ओनरशिप मस्ट बिलोंग टू द ज़कात रेसिपेंट। तो इस इन्वेस्टमेंट और देन इसके जो अल्टीमेट बेनिफिट्स हैं वो किसको जाने चाहिए, रेसिपेंट्स को ही जाने चाहिए। और द प्रोजेक्ट में आल्सो भी सुपरवाइज बाय, और ये इसको भी सुपरवाइज करें शरिया बोर्ड और कॉम्पिटेंट शरिया अथॉरिटीज। इसकी भी एग्जांपल मैंने ऐड की यहाँ पे। 10.5 है जी ज़कात लायबिलिटी नेवर एक्सपायर्स। तो ये है कि ज़कात डज नॉट सीज टू बी वैलिड बाय प्रिस्क्रिप्शन। मीनिंग क्या है जी, इवन इफ अ लॉन्ग टाइम पासेस ऑब्लिगेशन डज नॉट डिसअपियर। किसी ने अपने 5 साल पहले की ज़कात अभी तक पे नहीं की तो टाइम गुजरने से वो लायबिलिटी खत्म नहीं होगी, वो उसको ये फुलफिल करनी है। पेइंग ज़कात बिफोर इट्स ड्यू डेट। ज़कात में बी पेड अर्लियर देन इट्स ड्यू डेट। However, it must follow conditions determined by शरिया बोर्ड। तो फिर शरिया बोर्ड की जो कंडीशन है उसको फॉलो करना पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या है जी, कंपनी एंटिसिपेटेड ज़कात ऑब्लिगेशन एंड डिसाइड टू पे ज़कात इन एडवांस टू हेल्प डिजास्टर विक्टिम। दिस कैन बी परमिजिबल विद प्रॉपर शरिया गाइडेंस। तो प्रॉपर शरिया गाइडेंस है तो आप इसको कर सकते हैं। पेइंग ज़कात एंड इक्विवेलेंट वैल्यू। तो ये हमने पीछे भी किसी क्लास में पढ़ा था, ज़कात में भी पेड यूजिंग मॉनेटरी वैल्यू इक्विवेलेंट टू द ओरिजिनल एसेट। दिस इज नोन एज पेमेंट एंड वैल्यू। एग्जांपल क्या है जी, अ फार्मर owes zakat on grain, instead of giving grain he may give it equivalent cash value, तो वो दे सकता है। zakat does not need to cover all eight categories। जरूरी नहीं है कि आप कोई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या इस तरह का कोई 8 के 8 को दे रहे हो। zakat distribution does not need to be conclude all 8 categories simultaneously। it is permissible to give zakat to only one or some categories भी आप कर सकते हैं, जैसे सिर्फ फुकरा या मसाकीन को दे रहे हो। ट्रांसफर ऑफ zakat फंड टू अनदर लोकेशन। तो अनदर लोकेशन का मतलब ये है कि सिटी डिफरेंट, या जिस जगह पे आप हैं वहां से डिफरेंट ज़कात फंड्स में बी ट्रांसफर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। हाउएवर दिस मस्ट बी जस्टिफाइड बाय क्लियर बेनिफिट और नेसेसिटी। लेकिन इसके लिए क्लियर बेनिफिट और नेसेसिटी जो है ना वो जस्टिफाइड हो।
डिसीजन में भी मस्ट बी अप्रूव बाय द शरिया बोर्ड, ये भी शरिया बोर्ड अप्रूव हो। इसकी एग्जांपल क्या है जी? If property if poverty is much higher in other region, an institution may transfer zakat fund there to maximize benefit। तो ये चीज हो सकती है जहाँ पे maximize benefit ज्यादा हो रहे हो। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो ये है पॉइंट नंबर 11 के निसाब ऑन ज़कात रेट फॉर लाइव स्टॉक, जिसके अंदर सबसे पहले है निसाब एंड ज़कात रेट ऑफ कैमल्स। अब ये जो है, इसको जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद करने की जरूरत नहीं है, और जहाँ पे कहीं इसकी एप्लीकेशन करनी हो तो आप टेबल को सामने रख के इसकी एप्लीकेशन कर सकते हैं। और इसी तरीके से रेट ऑन काउज है, तो इसका भी देखें, ये जो है टेबल है, और इसको भी आप समझ जरूर लें, याद करने की जरूरत नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन जो है वो गोट्स के लिए है, तो इसको भी समझ लें, एग्जाम के लिए याद करने की जरूरत नहीं है। और इसका जब एप्लीकेशन करनी हो तो आप इसको सामने रख के इसकी एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये था हमारा ज़कात का स्टैंडर्ड। इसकी जो शरिया बेसिस के अंदर है बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दी हुई, तो इसलिए इसकी शरिया बेसिस के अंदर आपको कोई ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अ, और इसका जो मॉक एग्ज़ाम इंशाल्लाह मैं प्रिपेयर करूंगा, जो आपके एलएमएस में अवेलेबल होगा। तो उसके अंदर कोशिश वही करूंगा कि जो इसके एग्ज़ाम के अंदर रिपीटेडली क्वेश्चंस देखे गए हैं वो ऐड किए जाएं। और जैसे मैंने कहा कि एग्ज़ाम से रिलेटेड इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो इजी क्वेश्चन आते हैं, जो डिफरेंट परसेंटेजेस हैं, और इसी तरह डिफरेंट निसाब वगैरह की चीज़ें हैं, जो कि इजी चीज़ें हैं, वो आपके एग्जाम में आती हैं पूरी डिटेल में। हर हर एसेट जो है ना, जो हमने काफ़ी चीज़ें डिटेल में पढ़ी, उस तरीके से इसका एग्जाम के अंदर नहीं आता, लेकिन डेफिनेटली ये एक इम्पॉर्टेंट है और इसके अंदर से क्वेश्चन आता ज़रूर है फाइनल एग्जाम में। तो ओके, टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।